Yes, for financial companies, I am telling you first, purchase of securities. Securities means either shares and debentures of any other company. जब फाइनेंशियल कंपनीज किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदेंगी तो उनके लिए वो कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग, बिकॉज देयर नेचर ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प्स एंड टू डील इन फाइनेंशियल एसेट्स. किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर जब वो खरीदेंगी तो उनके लिए क्या बनेगी? कौन सी एक्टिविटी बनेगी? ऑपरेटिंग. देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. बैंक से लोन लिया आपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये उनके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग. लेकिन यही इंटरेस्ट का लोन अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी पे करे, फॉर एग्जांपल दैट दे आर रनिंग अ शुगर मिल और अ टेक्सटाइल फर्म और उन्होंने लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी बिकॉज दे टुक लोन एज अ फाइनेंशियल हेल्प, राइट? सो लाइक दैट वे you have to differentiate between these companies. देन अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो अब आप शेयर बेचोगे भी. सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज द मेन एक्टिविटी ऑफ योर फाइनेंशियल कंपनी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वंस अगेन. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि आपका बिजनेस ही क्या है? आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है. रेगुलरली यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड. दैट इज योर बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. सो इन दैट केस दैट विल आल्सो बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? अगला तो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो, व्हेन यू पे सैलरी, यू पे बोनस टू योर एम्प्लॉइज, दैट इज योर रेगुलर एक्टिविटी. पेमेंट ऑफ रेंट इज आल्सो योर रेगुलर एक्टिविटी. देन दैट डे आल्सो वी हैव डिस्कस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड इफ यू पे टैक्स in excess then you will be getting a refund. So refund of tax will also be your operating activity, right? Yes, if you see your book because when I define these operating activities now, I call these are the principal revenue producing activities. These are the principal revenue producing activities. So what it means, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था मैंने तभी बताया था, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are helping us to earn revenue, which are very much essential to earn the revenue. रेगुलर ऑपरेशंस में जो एक्टिविटीज हमारी हेल्प करती हैं और रेवेन्यू अर्न करने में हमारी हेल्प करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं. So he made a box and he has just differentiated, he has bifurcated the things, how he has defined. Let's see on the same page 5.5. Principal revenue producing activities means business activities being carried by the enterprise to earn profit. I tell you to earn revenue, he says to earn profit. ऐसी एक्टिविटीज जो हर बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब है मेन, जो मेन एक्टिविटीज हैं जो रेवेन्यू अर्न करने में हमारी हेल्प करती हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट, इफ योर कंपनी इज अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. इन माई स्कूल प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, अदरवाइज स्कूल को हम एनजीओ में लेते हैं या एनपीओ में लेते हैं, बट प्रिंसिपल एक्टिविटी हमारे स्कूल की क्या है? टू सेपरेट एजुकेशन, राइट? तो जिस मकसद के लिए आप बने हैं, जो आपका मेन पर्पस है, उससे उसका पर्पस क्या है? कंप्यूटर्स बनाना और उसे बेचना. तो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स. ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी होती है बेटा? आपको +1 में सिखाया होता है. ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गुड्स. अब बना बनाया सामान खरीदते हो आगे बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज इट्स प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. सामान खरीदो आगे बेचने के लिए. देन फॉर फाइनेंस कंपनी, आगे आपका वही केस, फाइनेंशियल कंपनी, दे डील इन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. सो लेट्स सी, फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी गिविंग एंड टेकिंग लोन्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन ओन बिहाफ. किसी के बिहाफ पे नहीं. अगर आप ब्रोकर हो और आप किसी के लिए शेयर खरीदते हो तो आपका ब्रोकर्स का बिजनेस है. लेकिन अगर आप अपने लिए शेयर्स खरीदते हो और उसके पीछे आपका मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू विल जस्ट वेट टू सेल दोस शेयर्स व्हेनेवर द प्राइस विल इन्फ्लेट. सो यू आर रनिंग दैट बिजनेस. आप अपने लिए शेयर खरीदते हो, आगे जब उसका प्राइस बढ़ेगा आप उसे बेच दोगे. इन दैट केस दैट विल बी योर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. चलिए जी कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, आइडेंटिफाई which of the following transactions are classified or shown as operating activity by which company? Non financial company. नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए नीचे लिखी कौन सी एक्टिविटीज में से आप उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैटेगराइज करोगे? जब सामान बेचोगे तो
आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, सेल ऑफ गुड्स से पैसा आएगा तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा। अब ये भी साथ डिस्कस करते हैं। एज द मनी इज कमिंग, कैश इज कमिंग, तो ये आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, अगेन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बट हियर बाय इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश because the whole chapter is dealing with application of cash and sources of cash, right? Payment of salaries operating activity hai, once again outflow of cash. Payment of interest on loan, this is not my operating activity, but had it been your financial company तो उसके लिए operating activity होता, क्योंकि लोन देना और लेना दोनों ही उनके क्या है, बेसिक ऑपरेशंस है। सो दिस आई विल बी पुटिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो भी हम लोगों ने करी नहीं है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। फिफ्थ भी ऑपरेटिंग नहीं होगा, लोन की वापसी, हाँ ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, जब आप कैपिटल एसेट्स खरीदते हो, फिक्स एसेट्स खरीदते हो, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। डिविडेंड पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ कार एंड कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। यस, कमीशन रिसीव विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग लाइक एन एजेंट। आपने किसी कंपनी की एजेंसी ली हुई है, आप उसके लिए एजेंसी का काम कर रहे हैं। कल भी डिस्कस किया था, रॉयल्टी एंड कमीशन रिसीव विल ऑलवेज बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आते हैं भाई? पहले आपने उधार पे सेल करी होगी, उन्होंने बीआर एक्सेप्ट करे होंगे, बीआर से जब पैसा आता है तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स की पेमेंट मानी जाती है। इन दैट केस दैट इज रिलेटेड टू योर मेन बिजनेस, सो दैट्स व्हाई इट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो आउट ऑफ 10 we have only 5 activities which are to be categorized under operating activities। मेरे को लगता है थोड़ा सा आपको समझ आना शुरू हुआ होगा। चैप्टर बेसिकली किसके साथ डील करता है, राइट? Incoming of cash, outgoing of cash, operating activities we are focusing. These are those activities which are related with to earn profit. These are being called principal revenue producing activities. इनके बिना आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हो। These are very very essential to run the basic operations of the business. So that's why they are being called principal revenue producing activities. चलो example 2 करते हैं once again. But in this case now it is a financial company. So financial company की 4 चीजें आपने याद रखनी है: giving and taking of loans, buying and selling of securities. So securities की जब मैं बात करती हूँ तो उसके ऊपर डिविडेंड की बात आती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात आती है। आप इंटरेस्ट रिसीव करो या पे करो, एंड यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी, इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं। हर तरह की कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉइज को दिए जाने वाली सैलरी और वेजेस हमेशा क्या होती है? ऑपरेटिंग होती है। तो चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इवन रेंट पेड विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? तो पहले केस में चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी ऑपरेटिंग है, फॉर फाइनेंशियल कंपनी भी ऑपरेटिंग है। पहला ऑपरेटिंग है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, आपने लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। यू आर डीलिंग इन लोन्स, यू आर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इन दैट केस दैट इज आल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज आल्सो योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, उसने बोल ही दिया ट्रेडिंग मींस आप शेयर्स में डील कर रहे हो, यू आर बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स, तो ऑपरेटिंग है। पहली 4 ऑपरेटिंग है भाई। परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं, लाइक आपके पास फालतू पैसा था, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट ऑफ इन द नियर फ्यूचर। आपने वो पैसा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वहां पे लगा दिया पैसा, तो उस केस में दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपने दोनों चीजों में डिस्टिंक्शन देखनी है। अगर कुछ नहीं लिखा परचेज ऑफ शेयर्स, तो हम ये मानेंगे फॉर रीसेल पर्पस है। अगर उसने खुद लिखा है परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो दैट विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, आपने अपने कस्टमर्स के बिहाफ के ऊपर शेयर खरीदे हैं, तो यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ ब्रोकर। आप जब अपने लिए शेयर खरीदो और आगे रीसेल करने के लिए खरीदो, तभी वो आपकी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ, आप अपने कस्टमर्स के शेयर, आप वहां पे तो आपकी कमीशन आपकी क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर विल नॉट बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, नीचे सारे कारण लिखे हैं। परचेज ऑफ शेयर्स, नोट देखो मैं सब कुछ बता चुकी हूं आपको। परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने भी यही बोला। Then purchase of shares on behalf of customers and sale of shares on behalf of customer is not an operating activity. They are being purchased for its customers. However, brokerage received or commission received will be your operating activity. ठीक है, तो ये नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी।
इशू ऑफ शेयर्स बीइंग अ बोरोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने पैसा पब्लिक से बोरो किया है तो उस केस में ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं वैसे। उसने बोला नेम एनी एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग फॉर बोथ द कंपनीज। फाइनेंशियल के लिए भी ऑपरेटिंग है और नॉन फाइनेंशियल के लिए भी। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, वेरी इजी। चाहे मैंने अभी बोला, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, आपने अपनी हेल्प के लिए एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, आप उन्हें सैलरी रेगुलर दोगे तभी वो आपके लिए काम करेंगे। सो इन दैट केस दैट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इवन ग्रेच्युटी, जब आपके एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं आप उन्हें लमसम में मनी देते हो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, as a regard of their services they serve your concern for a long period of time, so that lump sum amount is being given to the employees at the time of their retirement, which we call gratuity. So gratuity की payment भी चाहे आपकी financial company है चाहे आपकी non financial company है, that will be regarded as your operating activity, right? We are going to follow the sequence of your book. Firstly, I will be just giving a brief to you that what actually these three activities are. So अभी तक मेरे को लगता है 50-60% सबको क्लियर हो गया होगा what are the operating activities. Operating activities are those activities which help us to earn the profit. जो हमारी profit earn करने में help करती हैं, activities in which are very much essential to run the basic operations of the business. Done? Now we are going to start with the second activity which we call, sequence में चलेंगे भाई, investing activities. इसका meaning सुनना जरा। Investing activities. It includes those activities which are related with purchase and sale of non-current assets and non-current investments. अगर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स एसेट्स, जिनको हम लोग अब कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, तो उसके ऊपर खर्च किया गया पैसा हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, जब आप बेचोगे तो वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, सिर्फ 4 चीजें आनी है। सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की नेचर वो हमेशा बताएगा हमें क्वेश्चन में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ कभी करंट वर्ड लिखेगा कभी नॉन करंट लिखेगा। Once it is current investment, that is not to be taken here, that is a part of your cash equivalent. पहले दिन बता चुकी हूँ, ठीक है। So current investment कभी भी investing activities में नहीं लेनी। We are going to take only non current investment here under investing activities, right? जो मैंने बोला है वही है, current investments के बारे में लिखा हुआ है। चलिए जी एग्जाम्पल्स करें, सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। Identify out of the following transactions that are classified or shown as investing activity. पहला केस for non-finance company, पहला केस ही करते हैं। What do you mean by non-finance company? Which are not financing company means which are dealing in manufacturing or trading processes. And what are the financial company? Which are dealing in financial assets और उनकी सेल और परचेज में, लाइक सिक्योरिटीज खरीदना, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, लोन देना या लेना, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना या आगे इंटरेस्ट पे करना, दैट ऑल एक्टिविटीज वर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। चलिए जी, कैश प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, हाँ जी, मेरे को लगता है दोनों कंपनीज के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, चाहे आपकी फाइनेंस कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स को बेचते हो तो आपका इनफ्लो ऑफ कैश है फॉर बोथ द कंपनीज। चेक करते जाओ, दोनों कंपनीज के लिए क्या है, ये आंसर में लिखा हुआ है, दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आगे चलो, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इज माय करंट एसेट, ठीक है। सो ये किसी के लिए भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, छोड़ दिया हमने, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आगे चलते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, विच केस इट इज थर्ड केस। थर्ड केस इसने किसी में भी नहीं लिया, बिकॉज ये हमारा क्या है, दिस इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, जब आपने लोन लिया है, चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे आपकी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, दोनों कंपनीज के लिए ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लेना और फिर लोन को वापस करना, ये पढ़ते हैं, मेरे को लगता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ फाइनेंसिंग के लिए ये कौन सी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। फाइनेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग होगी, नॉन फाइनेंसिंग के लिए कौन सी होगी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, सो इन्वेस्टिंग तो नहीं होनी ना। आगे चलते हैं, डिबेंचर्स परचेज्ड, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, यस, दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर्स खरीदना फॉर योर ओन, वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन डिबेंचर्स खरीदना किसी कंपनी के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, मींस आपने अपना पैसा किसी को लेंड किया है, तो दोनों कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आगे चलते हैं, लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस, अगर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी किसी को लोन देती है तो क्या है, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपनी किसी को लोन देती है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है। ठीक है, तो लाइक दैट वे दैट पॉइंट शुड डायरेक्टली कम टू योर माइंड, इज इट इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ पेटेंट्स, अभी मैंने बोला नॉन करंट एसेट व्हेनेवर यू परचेज, दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट कैन बी कॉपीराइट, दैट कैन बी पेटेंट्स, इवन गुडविल की परचेज भी करवाया हुआ है आपको पार्टनरशिप में, व्हेन यू बाय समबडीज रनिंग बिजनेस, शेयर कैपिटल में भी किया था, यू पे एक्स्ट्रा फॉर गुडविल, तो उस केस में अगर आप गुडविल की परचेज करते हैं तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही रहेगी। चलिए अगली एग्जांपल, बट बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट, आई जस्ट वांट टू इंक्वायर फ्रॉम यू what you understand with financing and non-financing activities. So let me come to your screens. Manreet, karo ji unmute. Manreet, unmute yourself. Manreet, are you there? Unmute karo. Payal, aap karo unmute. Payal. So where are you people? Are you really attending the classes, or you just switch on your mobiles or laptops and you are sitting idle or roaming here and there at your own place? Vanshika, Sani, aap karo unmute. Vanshika, are you there? So this is the third child I am asking to unmute. क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई? अनम्यूट नहीं हो पा रहा, अनम्यूट करो वंशिका। एनी अदर चाइल्ड? भवनीत सिंह, आप करो अनम्यूट। भवनीत अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Good morning. So if this child can, it means there is no problem from my side, right? भवनीत, आपने दो लाइनें मेरे को बतानी है, what do you mean by financing companies या financial companies and what do you mean by non-financial companies? जितना आपको समझ लगा। Financial companies are those which deal with securities and loans. And loans, ठीक है, financial assets में deal करती है ना? तो non-financial कौन सी है? Ma'am, that do not deal with securities and loans. Non-financial. Which do not deal with okay, loans which and do not deal, securities. like for example manufacturing companies, manufacturing or trading, done. So banks are the financial companies? Ma'am, are the banks financial companies? yes. yes, बिल्कुल ठीक है। LIC कंपनीज भी कई क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं या शेयर्स की सेल और परचेज करती हैं, तो उनको भी हम लोग फाइनेंशियल कंपनीज में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उनकी नेचर पता हो। अदरवाइज LIC का मेन क्या है, इंश्योरेंस देना, ठीक है, प्रीमियम रिसीव करना और फिर रिटर्न क्लेम की फॉर्म में देना, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती हैं तो दे कैन आल्सो बी कैटेगराइज अंडर फाइनेंशियल कंपनी। गुड, थैंक गॉड कि फिफ्थ चाइल्ड ने माइक ऑन किया और आंसर किया। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन इन योर बुक, identify out of the following transactions that are shown as financing activities। कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा मान के चलेंगे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नीचे वाली नो, मेरे को फिफ्थ करवाना पहले, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो करी नहीं। फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखो, स्टेट गिविंग रीजन आर ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, कोई ऐसी एग्जांपल दो जो दोनों तरह की कंपनीज के लिए हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, दैट कैन बी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, दैट कैन बी फर्नीचर एंड फिक्सचर व्हिच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल।
अगर रीसेल के लिए आप कोई एसेट खरीदते हैं, लाइक आपका फर्नीचर का ही शोरूम है और उसके लिए आपने फर्नीचर खरीदा आगे रीसेल पर्पस के लिए, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी. लेकिन एनी टाइप ऑफ फिक्स एसेट विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, ईदर इफ यू आर रनिंग योर विच कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न और नॉन फाइनेंशियल कंसर्न, दोनों के लिए वो क्या होगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज ऑफ गुडविल, मैं पहले से ही बता चुकी हूँ. दीज आर द 3 एग्जांपल्स ही इज कोटिंग. So that for all types of companies, it will always be your investing activities. ठीक है. So now we are proceeding towards our third activity, which we call financing. जो लाइन मैं बोलूंगी या मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना. What does it mean? Financing activities. Third activity under this chapter. 1 mark और MCQ में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज, राइट. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which result in the change in the size and composition of capital structure of the company, size and composition of capital structure of the company या capital employed of the company. वो सारी एक्टिविटीज जिनके कारण आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है. और इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. इट इंक्लूड्स योर बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड्स. हर वो एक्टिविटी जिसके कारण आपकी ओनर्स फंड में चेंज आए और बोरोड फंड्स में चेंज आए, चाहे उसके साइज में या कॉम्पोजिशन में. मींस कभी आप इक्विटी रिडीम करते हो, कभी आप इक्विटी नहीं रेज करते हो, कभी आप प्रेफरेंस को रिडीम करते हो या नया रेज करते हो, आप डिबेंचर्स को रेज करते हो. उस केस में क्या, डिबेंचर अगर परचेज करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. अगर आप डिबेंचर्स क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, लोगों से पैसा बोरो कर रहे हो, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ठीक है. तो हर वो सिचुएशन, हर वो एक्टिविटी जिसके कारण आपकी ओनर्स कैपिटल में और बोरोड कैपिटल में चेंज आए, वो सारी एक्टिविटीज आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ करेंगी. देखो इसने भी यही वर्ड लिखा. हाँ, इसने ओनर्स कैपिटल को डिफाइन कर दिया भाई. ओनर्स कैपिटल इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग, मतलब इक्विटी तो आना ही है ओनर्स में, प्रेफरेंस भी आएगा एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर सोर्सेस. एग्जाम्पल करते हैं भाई. 6th, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, विल इट बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जब आप लोन लोगे तो क्या होगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा. जब आप लोन की वापसी करोगे तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा. बैंक से लोन लिया, लाइक टर्म लोन लिया, 5 सालों के लिए लोन लिया आपकी कंपनी ने, तो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. +1 का चैप्टर माइंड में लेके आना. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, you are raising the money from the market, you are taking the loan from the banks, that all were your sources of finance. So that's why that is to be, और ये हमारी borrowed fund को बढ़ा रहा है. ठीक है, इसलिए हमारा क्या बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा. प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स, आपकी इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है, मींस ओनर्स कैपिटल बढ़ रही है, उस केस में भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा. डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, who will tell me the meaning of subscribed capital? फिर देखेंगे subscribed by the company. शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल किया था, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल. व्हाट डज इट मीन सब्सक्राइब कैपिटल? चलो तनीषा आप करो अनम्यूट. तनीषा, रोल नंबर 37 ऑफ +2B. तनीषा, अनम्यूट योरसेल्फ. So Tanisha is not there. Tanisha, are you there? Sohani, आप करो unmute. Sohani, unmute करो. You have the option now. Yes, ma'am. हाँ, good morning. Sohani, मेरे को बताओ, what do you mean by subscribed capital? The amount of issued capital which is actually taken up by the shareholders or the applicants. By the public ही होना चाहिए है. For which we receive the application from the public, right?
ठीक है ना सुहानी, मैंने ये बोला ना, Yes, ma'am. इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए हमें पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय कंपनी? आपकी कंपनी ने जब डिबेंचर सब्सक्राइब किए हैं तो उसका मतलब क्या है? जब कंपनी ने पब्लिक को कहा है कि उनके डिबेंचर्स लेने के लिए बाय द कंपनी है, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। लाइन देखो ध्यान से, डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी। सब्सक्राइब पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, कंपनी ने खुद सब्सक्राइब किया है। अब मीनिंग बताओ इसका। Anybody else? Raise your hand. Rana Gurjeet, yes, you wrote the right meaning of your subscribed capital. Rana Gurjeet, will you tell subscribed by the company? What does it mean? हाँ जी Rana Gurjeet, करिए unmute. The amount of debentures that a company purchased from other बिल्कुल companies. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. The amount of the company which the company is going to invest in the purchase of other companies debenture means जिसके लिए कंपनी ने अप्लाई किया है. So will it be the financing activity? No, it is going to be investing activity. अभी बताया डिबेंचर परचेज हुआ, आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आपकी सब्सक्रिप्शन को कंपनी अलाउ कर देती है तो आपको डिबेंचर्स मिल जाने. So it is going to be your investing activity, not your financing activity. आगे चलते हैं. Redemption of preference shares. बोनस कैपिटल का बढ़ना और कम होना दोनों ही क्या है, मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. आपके डेफिनेशन में लिखा है ना, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स. सो व्हेन यू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स मींस आप उनका पैसा उन्हें वापस करते हो. इन दैट केस इट विल बी योर आउटफ्लो ऑफ कैश, बट इट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लर्निंग. इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, यू टुक लोन फ्रॉम बैंक. बैंक उसके ऊपर आपको क्या बोलता है, इंटरेस्ट पे करो. ठीक है, तो इंटरेस्ट to be paid on borrowing is also your financing activity. Dividend paid, you borrowed the money from owners, shareholder से आपने पैसा लिया, they demand dividend. So dividend की पेमेंट हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. और अगर आपको याद हो, जब हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L करा था, मैंने बोला था F का मतलब फाइनेंस कॉस्ट है. फाइनेंस कॉस्ट में आपका क्या आना था, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड. So if it is a finance cost, it is going to be your financing activity. Then increase in bank overdraft और कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट का मतलब क्या है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने बैंक से अपनी लिमिट पास करवाई होती है. ठीक है, मतलब इतना आप विड्रॉ कर सकते हो और ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस करना है, जैसे बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है. ठीक है, तो कैश क्रेडिट का बढ़ना, इवन कम होना भी मींस तब आपने वापस कर दिया उनका पैसा. बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना, इवन कम होना भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा. कहने को बैंक ओवरड्राफ्ट आज से 4-5 साल पहले करंट लायबिलिटी माना जाता था. ठीक है, लेकिन अभी इसने सिस्टम चेंज कर दिया. व्हेन यू टुक लोन फ्रॉम बैंक, इफ दैट टाइम इट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो व्हाई नॉट इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मींस व्हेन यू विथड्रॉ द मनी मोर देन योर बैलेंस अवेलेबल. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना या कम होना, इन बोथ द केसेस इट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो हियर वी इशू ऑफ बोनस शेयर्स. यस, ये मेरे को डिस्कस करना है. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इसके ने कुछ नहीं ना बताया. बोनस शेयर्स के बारे में आपको रेशियो एनालिसिस में बताया होता है. These are those shares, ध्यान से सुनना, these are those shares which are to be issued free of cost to our existing shareholders. तो इसके कारण ना कैश आया ना गया, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है. बट ओनर्स कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज. हमने तब इसका इफेक्ट देखा था, डेट इक्विटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो डेट इक्विटी के केस में हमारा क्या है, यू आर पेइंग दीज, यू आर इशुइंग दीज शेयर्स आउट ऑफ योर प्रॉफिट. तो वहां पे भी नो इफेक्ट हुआ करता था, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाते हैं, कम, और आपका इक्विटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. दोनों ही हमारे इक्विटी के पार्ट थे. रेशियो एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ. और यहाँ पे आपकी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज इट डजंट रिजल्ट इन एनी कैश. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डीलिंग विद इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. बोनस शेयर्स के केस में देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आई एम रिपीटिंग, जब हम इस तरह से शेयर इशू करते हैं तब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में से इशू किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल करते हैं. कैश कहाँ आया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, आप उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हो. इन दैट केस दिस एंट्री वी पास, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, एज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश. सो हाउ कैन आई ट्रीट इट इन माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्चुअली तीनों एक्टिविटीज में वही चीजें आनी है जिसमें कैश का आना और जाना. अगर आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी.
राइट। अब उसने एक एग्जांपल पूछी है, एग्जांपल नंबर 7 में क्या, स्टेट गिविंग रीजन अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, दैट इज डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड फॉर फाइनेंसिंग कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, बट डिविडेंड पेड मींस आपने लोगों से शेयर्स की फॉर्म में पैसा लिया है, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी ही क्यों ना हो। So dividend paid will always be your financing activity if you are running your concern as a financial company or as a non-financial company. So this thing you have to keep in your mind. अगली example भी बहुत अच्छी है. Give a transaction a part of which is shown as investing activity and part of which is shown as financing activity. When एक ही example है भाई, when we buy the things on installment basis, जिसे EMI बोलते हैं, easy monthly installment, मींस किस्तों पे पैसा सामान खरीदा, ठीक है। तो जब EMI बनाता है बैंक, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होती है और कुछ उसमें इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, फिर आपकी इंस्टॉलमेंट की फाइनल अमाउंट बनती है। इतना थोड़ा सा आपको पता होगा, ठीक है। मान लो 4 व्हीलर इंस्टॉलमेंट पे लिया या घर में कोई गैजेट इंस्टॉलमेंट्स में लिया, तो जब आप उनका पूरा वो चार्ट देखते हो तो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट अलग से लिखी होती है, इंटरेस्ट अलग से लिखा होता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें, वो आपकी हमेशा क्या हुआ करेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने कोई एसेट खरीदा है, और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक तरह का लोन ही है ना। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज ऑलवेज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो यही लिखा उसने, हायर परचेज का मतलब है आप इंस्टॉलमेंट्स में सामान खरीदते हो। सो इंस्टॉलमेंट की 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, वन इज प्रिंसिपल एंड अदर इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट मींस मान लो 10,000 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, 2,000 क्या है इंटरेस्ट है, आप 12,000 पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। सो दिस 10,000 विल बी फॉर द परचेज ऑफ योर फिक्स्ड एसेट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी and this is going to be your interest paid, which is being called as your financing activity. So this example also you have to learn. Transactions not regarded as cash flow, अभी मैं क्या की हटी हूँ, हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का आना और जाना है, which we call inflows and outflows of cash. Inflows of cash means sources of cash, outflows of cash means application of cash, आप पैसा कहाँ कहाँ लगाते हो, ठीक है। तो आपने पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शंस को कभी भी कंसीडर नहीं करना which are of known cash nature. So tomorrow we will continue with this, that which transactions are to be ignored while preparing your cash flow statement. Today we have business studies period also, and that's your 4th period, ठीक है। So be ready with your financial and statement, financial management.